गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम ज्योति कंसल है। अभी रिसेंटली में ही मैंने अपना बीएड भी कंप्लीट करा है एंड आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होंगी। मई में बीएड फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं अब, तो शुरू करते हैं फिर। इस वीडियो में मैं आपको कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन का जो यूनिट फर्स्ट है उसका भी जो पार्ट फर्स्ट है वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन, उसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊँगी। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगा। मैंने ये सारे नोट्स जो आप लोगों की बैंक बुक्स आते हैं, जो आपके क्वेश्चन बैंक्स आते हैं, उसी में से ही मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करे हैं। आप चाहें तो आप इनको रीड आउट भी कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे आज वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन, जो कि यूनिट फर्स्ट है। उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन के बारे में पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो वैदिक पीरियड जो है ये हमारा 2500 BC से 500 BC तक के पीरियड को हम लोग वैदिक पीरियड बोलते हैं। देखो, जो हमारी इंडियन सिविलाइजेशन होती है या फिर जो हमारा इंडियन कल्चर है, ये बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, बहुत पुराना कल्चर माना जाता है जो हमारा इंडियन कल्चर है। लेकिन उसमें भी हम लोगों ने जो हमारे वेदास हैं उसको सबसे ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर हम लोगों ने माना है, ठीक है। तो एक हमारे इंग्लिश स्कॉलर हैं F.W. थॉमस, इनके हिसाब से भी इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे जो लव होता है फॉर द लर्निंग, उसका ओरिजिन बहुत सदियों पहले से रहा है और आज के टाइम पे भी उसका बहुत ही पावरफुल इन्फ्लुएंस है, ठीक है। तो हिस्टोरियंस के हिसाब से भी जो इंडियंस थे, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने स्टार्टिंग से ही वेदास को फॉलो करा। तो 2500 से 500 BC तक इन्होंने जो है वेदास को फॉलो करा, उसको स्टडी करा, उसके ऊपर अध्ययन करा। तो इसीलिए उन्होंने ना उस पीरियड को वैदिक पीरियड नाम दे दिया। अब उसी टाइम इंडिया ही पहली कंट्री बनी थी तुम्हारे पूरे वर्ल्ड में जिसने इसी वैदिक पीरियड के दौरान एक एजुकेशन सिस्टम को भी डेवलप करा, इसलिए इसका नाम वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन भी आया। अब वैदिक पीरियड जब स्टार्ट ही हुआ था, जब वैदिक एजुकेशन हमारी स्टार्ट ही हुई थी, तो उसको अर्ली वैदिक पीरियड बोल दिया गया। जब ये बिल्कुल एंड होने पे आया तो इसको लेटर वैदिक पीरियड बोल दिया। तो जब वैदिक पीरियड, जो हमारा लेटर वैदिक पीरियड है ना, तो उस टाइम पे ब्राह्मण्स को ही पूरा हक था सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन लेने का। जो शूद्रास होते थे, ये जो लो कास्ट के जो लोग होते थे ना, उन दे आर डिप्राइव्ड फ्रॉम टेकिंग एजुकेशन। तो जो लेटर वैदिक पीरियड में ब्राह्मण्स को पूरा हक था एजुकेशन लेने का, तो इसी वजह से ना इस लेटर वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन को हम लोग ब्राह्मण सिस्टम ऑफ एजुकेशन भी कहते हैं, ठीक है ना। अब क्योंकि इसको जो है तुम्हारा हिंदूज ने डेवलप करा था, तो इसी वजह से हम इसको हिंदू सिस्टम ऑफ एजुकेशन भी कह देते हैं, ठीक है। एक मिनट। ओके, ठीक है। तो हमारा जो वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, अब हम पढ़ते हैं उसके बारे में कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, उसका फाइनेंस कैसा था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन था ना, वो स्टेट कंट्रोल से एकदम फ्री था। मतलब कि कोई भी स्टेट रेस्पॉन्सिबल नहीं थी वैदिक पीरियड में उसकी एजुकेशन को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। जैसे आज के टाइम पे तो जितने भी स्कूल्स हैं सब स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं, हैंडल किए जाते हैं। लेकिन उस टाइम पे स्टेट रेस्पॉन्सिबल नहीं होती थी। उस टाइम पे क्या होते थे, गुरु होते थे, गुरुकुल्स होते थे, उसमें वो शिष्य जो होते थे उनको बच्चों को पढ़ाया जाता था। जो गुरु होते थे वही सारा सब कुछ संभालते थे, बच्चे का रहना, उसका खाना पीना, उसकी पढ़ाई वगैरह सब गुरु का हो संभालना ही होता था। वही गुरुकुल के इंचार्ज होते थे उस टाइम पे। तो स्टेट कंट्रोल से ये एकदम फ्री था उस टाइम पे। फ्री एजुकेशन थी कि भाई ऐसा नहीं था किसी को कि आपको पेमेंट करनी है, आपको एजुकेशन लेना है, जैसे कि आज के टाइम पे फ्री एजुकेशन नहीं है। तो उस टाइम पे एजुकेशन जो होती थी हमारी वैदिक पीरियड में, वो कम्प्लीटली फ्री थी। गुरु जो होते थे वहाँ पे वो खुद ही बच्चे का अरेंज करते थे, उसका लॉजिंग एंड बोर्डिंग, मतलब उसका रहना, उसका खाना पीना वगैरह सब कुछ। जो स्टूडेंट्स होते थे वो गुरु दक्षिणा पे कर सकते थे गुरु को, लेकिन वो भी कंपलसरी नहीं था। कंपलसरी कुछ भी नहीं था। अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के अकॉर्डिंग आप जितना आपसे बन सके, जो भी आप दे सको वो आप दे सकते थे। अब भाई जब फ्री एजुकेशन थी और कोई कंट्रोल भी नहीं था स्टेट का कि कोई ऊपर से देखने वाला है, ऑर्गेनाइज करने वाला है इन स्कूल्स के एजुकेशन को, तो सोर्सेज ऑफ इनकम क्या होते थे, किसी ने कोई एफ्लुएंट सेक्शंस हैं हमारे, जैसे कि जो अमीर वर्ग है, जैसे राजा महाराजा हो गए, कोई एम्परर्स हो गए, कुछ हो गए, तो उन्होंने डोनेशन दे दिया, किसी ने दान दे दिया, या गुरु दक्षिणा के तहत इन सब से ही तुम्हारा उस टाइम पे एजुकेशन सिस्टम चलता था।
जो राजा होते थे, एम्परर्स होते थे, जो एफिलेट सेक्शंस होते थे, वो अपनी इच्छा से, वॉलेंट्री मतलब अपनी इच्छा से वो डोनेशंस दे सकते थे। किसी ने ज़मीन दे दी, किसी ने एनिमल्स दे दिए, किसी ने ग्रेव्स दे दिए, क्लोथ्स दे दिए, यूटेंसिल्स दे दिए, मनी दे दिया, जो जिससे जो सभी वो मदद कर सके। तो इन सब से ही इन लोगों का स्कूल का जो फाइनेंस होता था ना, वो मेंटेन होता था और चलता था। ठीक है, बच्चे भी जो है जगह जगह भीख मांगने के लिए जाते थे, भिक्षा मांगने के लिए जाते थे, जिससे कि वो अपनी डेली नीड्स जो है गुरुकुल्स की, उनको वो पूरा कर सकें। ठीक है, क्योंकि पहले के टाइम पे भिक्षा मांगना गलत नहीं माना जाता था। ठीक है ना, इसी वजह से तो बच्चे भिक्षा भी मांगने जाते, गुरु भी मांगते थे भिक्षा, बच्चे भी मांगते थे भिक्षा। ठीक है, फिर अब आते हैं स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन पे, कि उस टाइम पे एजुकेशन का स्ट्रक्चर क्या था। जैसे कि आज के टाइम पे प्री प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, हायर स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो उस टाइम पे क्या होता था, तो प्राइमरी एजुकेशन एंड आपका हायर एजुकेशन, दो पार्ट्स में आपका ये जो स्ट्रक्चर था उस टाइम पे एजुकेशन का, ये डिवाइडेड था, कैटेगराइज था। तो प्राइमरी एजुकेशन क्या होती थी आपकी, प्राइमरी एजुकेशन में घर पे ही होती थी आपकी। इसमें क्या होता था कि विद्या आरंभ संस्कार, एक ये आपकी एक कमेंसमेंट है एजुकेशन का, मतलब बिगिनिंग ऑफ एजुकेशन। तो ये एक सेरेमनी होती है। ठीक है ना, तो ये एक सेरेमनी कराई जाती है, कोई भी एक ऑस्पिशियस डे, जो आपके वहाँ के पुजारी होते हैं, जो प्रिस्ट होते हैं, जो आपके फैमिली प्रिस्ट होते हैं, उनके द्वारा ये सेरेमनी घर में कराई जाती है, विद्या आरंभ संस्कार, विद्या का आरंभ। ठीक है, तो जब बच्चा 5 ईयर्स का हो जाता है ना, तब ये सेरेमनी होती है। जैसे आज के टाइम पे तो जो 2.5 साल के बच्चे या 3 साल के बच्चे जो होते हैं वो प्ले ग्रुप में चले जाते हैं। तो उस टाइम पे जो एजुकेशन शिक्षा स्टार्ट होती थी आपकी, अल्फ़ाबेट्स की, ABCD की, इन सब की शिक्षा ही 5 साल से स्टार्ट होती थी। तो इसके लिए एक अच्छा सा दिन देख के जो है, जो फैमिली प्रेस्ट होते थे वो एक दिन निकालते थे, उसमें बच्चे की एक सेरेमनी की जाती थी फॉर द कमेंसमेंट ऑफ एजुकेशन, दैट इज़ विद्या आरंभ संस्कार, घर पर ही करवाई जाती थी। तो फिर जो चाइल्ड होता था उसको नहलाया जाता था, नए कपड़े पहनाए जाते थे, प्रिस्ट के सामने लाया जाता था। जो प्रिस्ट होता था एक नए से कपड़े पे, नए न्यू क्लोथ पे, वो क्या करते थे ना, ग्रेन्स स्प्रेड कर देते थे, फैला देते थे। और जो भगवानों का, जो आपकी जो भी गॉडेस एंड गॉडेसेस हैं, उनका जो है ध्यान किया जाता था बाय मंत्रास। ठीक है, और फिर बच्चे की फिंगर्स है ना, उस जो उन्होंने ग्रेन क्लोथ पे स्प्रेड करे हैं, उस पर ये लोग क्या करते थे कि वो उस फिंगर को इस तरीके से स्प्रेड करवाते थे कि बच्चा अल्फ़ाबेट बना पाए। जैसे कि ए बनाना, तो ए फिंगर स्प्रेड करवाई उस ग्रेन के ऊपर। ठीक है ना, तो ऐसा किया जाता था। जो प्रिस्ट होते थे फिर उनको खिलाया जाता था, जो भी कुछ करना है उनको दक्षिणा दी जाती थी, वो बच्चे को ब्लेसिंग्स देते थे, और तब से बच्चे की जो रेगुलर एजुकेशन है वो स्टार्ट हो जाती थी। ठीक है ना, तो सिंपल सी बात है, विद्या आरंभ संस्कार होता था जो प्रिस्ट के द्वारा कराया जाता था, एक अच्छा सा दिन निकाल के। तो उसमें एक क्लोथ के ऊपर स्प्रेड करके, ग्रेन्स को स्प्रेड करके ना, बच्चे के फिंगर से अल्फ़ाबेट्स बनवाए जाते थे। वहीं से बच्चे की प्राइमरी एजुकेशन स्टार्ट हो जाती थी। फिर आते हैं हायर एजुकेशन पे। हायर एजुकेशन गुरुकुल्स में होती थी तुम्हारी। इसमें जो एज होती है वो 8 to 12 ईयर्स होती है। बच्चे की जो एज होती है 8 से 12 ईयर्स के बच्चे गुरुकुल्स में जाते थे, एडमिशन ले सकते थे हायर एजुकेशन में, उनको गुरुकुल्स में एडमिट किया जाता था। तो जो ब्राह्मण बच्चे होते थे, जो ब्राह्मणों के बच्चे होते थे, वो 8 साल की एज में ही एडमिशन ले लेते थे गुरुकुल में। जो क्षत्रियों के होते थे उनको 10 साल की एज उनकी फिक्स थी कि 10 ईयर्स का अगर कोई बच्चा है, क्षत्रिय है अगर, तो वो हायर एजुकेशन में गुरुकुल में एडमिट हो सकता है। वैश्य जो होते थे उनको 12 ईयर्स की ही उनकी जो एज थी एडमिट होने की गुरुकुल में, वो 12 ईयर्स थी। तो हायर एजुकेशन में आने के लिए कौन सा संस्कार होता है, एक उपन्यान संस्कार होता है। ये आपका होता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। हायर एजुकेशन में ऐसा होता है उपन्यान संस्कार। जब आपकी प्राइमरी एजुकेशन होती है तो फिर विद्यारंभ संस्कार होता है। जो आपका हायर एजुकेशन होता है, अगर आपको उसमें एडमिशन लेना होता है तो उसके लिए एक उपन्यान संस्कार होता है। ठीक है, अब देखते हैं वैदिक एजुकेशन सिस्टम में एजुकेशन का क्या मतलब होता है, मीनिंग क्या है एजुकेशन का। तो इनके हिसाब से जो एजुकेशन है ना, इसका मतलब क्या होता है, नॉलेज, ह्यूमिलिटी, डिसिप्लिन। बच्चे के अंदर नॉलेज होनी चाहिए, उसके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए कि किसका कैसे आदर सत्कार करना है। ठीक है, तो दो तरीके के मीनिंग थे इसके, नैरो मीनिंग भी था, वाइडर मीनिंग भी था। नैरो मीनिंग में तो क्या होता था कि बच्चे को अलग अलग सब्जेक्ट्स की नॉलेज दी जाती थी, उसको ट्रेनिंग दी जाती थी आर्ट्स की, स्किल्स की, जिससे कि बच्चा मतलब स्किल्स सीखे, अलग अलग तरीके की स्किल्स सीखे। ठीक है ना। हाँ, जब विद्यारंभ संस्कार हो जाता था उसके बाद बच्चों को स्किल्स दी जाती थी, उसको ट्रेनिंग दी जाती थी, उसको अलग अलग सब्जेक्ट्स की नॉलेज दी जाती थी। और उपन्यान संस्कार के बाद जब वो गुरुकुल में एडमिशन ले लेता था, तो मतलब बेसिकली बात ये थी कि बच्चे को सब्जेक्ट की नॉलेज देना, उसको कुछ आर्ट्स एंड स्किल्स उसको सिखाना।
तो वो हमारा नैरोअर मीनिंग हो जाता है। वाइडर मीनिंग क्या होता है कि बच्चे की जब एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है ना गुरुकुल में, तो उसके बाद होता है समावर्तन संस्कार, जिसको हम कॉन्वोकेशन सेरेमनी भी बोलते हैं, जैसे आज हमारी यूनिवर्सिटीज़ में कॉन्वोकेशन होता है, ठीक है। तो जब बच्चे की एजुकेशन गुरुकुल में कंप्लीट हो जाती थी तो उसके बाद एक समावर्तन संस्कार होता था, गुरु ही उसको कंडक्ट करते थे, बच्चों को बताते थे कि आप सेल्फ स्टडी में कभी भी लेजीनेस फील ना करें। आप आज आपकी एजुकेशन बेशक गुरुकुल में कंप्लीट हो गई है, लेकिन आगे भी चल के आपको जो है सेल्फ स्टडी अपनी कंटिन्यू रखनी है, ठीक है ना कुछ सीखते रहना है जो आपके लिए काम आए आगे चल के जीवन में, ठीक है ना। तो ये दो एजुकेशन के दो मतलब थे यहाँ पे, नैरोअर एंड वाइडर। अब उस टाइम पे एम क्या था एजुकेशन देने का? हमारा मेन एम था प्रिजर्वेशन एंड एनहांसमेंट ऑफ हेल्थ। सबसे पहला एम था हमारा कि भाई जो बच्चा एडमिशन ले रहा है, गुरुकुल में जा रहा है, तो वहाँ पे जो गुरु होते थे ना, बच्चे की हेल्थ वगैरह सब पे ध्यान करते थे, फोकस रखते थे, कि उनका ये मानना था कि अगर बच्चा हेल्दी रहेगा तो वो मेंटली भी स्वस्थ रहेगा, तो वो अच्छे से नॉलेज गेन कर पाएगा, ठीक है ना। तो न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करना सब कुछ उनकी तरफ से रहता था कि बच्चे को पहले हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। जब भी वो मेंटली हेल्दी रहेगा, फिजिकली हेल्दी रहेगा, तो उसका जो है फिजिकल वर्क में और पढ़ाई में हर चीज़ में मन लगेगा, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट आता है आपका डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज। डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज में क्या होता है आपका कि बच्चे की नॉलेज को डेवलप करना, ये हमारा सेकंड एम होता है उस टाइम पे एजुकेशन का, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो बच्चे की तीसरी आँख होती है ना, वो नॉलेज की होती है, ठीक है ना। तो बच्चे की जो तीसरी आँख होती है वो रियल वर्ल्ड को पहचानती है। जैसे जो छोटा बच्चा होता है तो वो चीज़ों को समझने की कोशिश करता है कि ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। तो डेवलपमेंट होना नॉलेज का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। एक ज्ञान ही है जो हमारे पास हमेशा रहेगा, ठीक है। तो ज्ञान का डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा सेकेंड है। तीसरा एम आता है हमारा प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ए कल्चर। जो हमारा कल्चर है, जो हमारा सिविलाइजेशन है, हम उसको प्रिजर्व करके रखें और आगे जैसे जैसे हमारी जनरेशन बढ़ती है उसको हम और डेवलप कर सकें और हम कल्चर में पे अध्ययन कर सकें, सब अपने कल्चर को अडॉप्ट करें। तो ये सब हमारा आता है ठीक है, प्रिजर्वेशन और डेवलपमेंट ऑफ कल्चर में। मॉरल एंड करेक्टर डेवलपमेंट, मॉरल बच्चे के अंदर जो है मॉरल वैल्यूज़ होनी चाहिए, उसका करेक्टर डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है ना, जिससे कि वो सबको अच्छे से ट्रीट करे, सब किसी के साथ ऐसा ना हो कि किसी से कुछ कह दे, किसी से कुछ कह दे, इस तरीके से ना हो। फिफ्थ पॉइंट आता है आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट मतलब बच्चे का जो बुद्धि विकास होना चाहिए, मतलब कि कहीं ना कहीं वो मतलब स्पिरिचुअली भी कनेक्ट रहे गॉड से, गॉडेसेस से, जो भी भगवान है उसके जो भी कुछ है। तो मतलब मेन हमारा जो मतलब पर्पस होता था वो होता था हमारा पर्पस मोक्ष को प्राप्त करना, ठीक है ना। अगर आपने मोक्ष को प्राप्त कर लिया ना तो समझो आपने जीवन जी लिया। जैसे आज के टाइम पे सबके अलग, आज के टाइम पे तो हमारी वैल्यूज़ बदल गई। हम सोचते हैं कि हम देश के लिए कुछ करके जाएं, हम इसके लिए कुछ करके जाएं, चैरिटी में कुछ दें। तो ये थोड़े हमारे जीवन के बड़े बड़े हो जाते थे, ठीक है ना। आज के टाइम पे जो हमारा मोटिव रहता है ना, वो घर के लिए कुछ करना नहीं होता, ये होता है कि हम बाहर भी कुछ करें, देश के लिए कुछ करें। लेकिन उस टाइम पे क्या होता था कि आप मोक्ष प्राप्त कर गए तो आप अपना जीवन बढ़िया जी गए। तो उस टाइम पे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी बच्चे का बहुत ज़रूरत है। उसको मेडिटेशन करा, ध्यान लगाया जाता था बच्चे का, जिससे कि वो मोक्ष को प्राप्त कर सके, अपने मन को शांत रख सके, एकाग्र रख सके। इसीलिए बच्चे का स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होना बहुत ज़रूरी था। एजुकेशन ऑफ लिवलीहुड आर्ट्स एंड स्किल, बच्चे को जो है आर्ट्स एंड स्किल्स की भी ट्रेनिंग दी जाती थी इसकी, जिससे कि बच्चा जब एजुकेशन अपनी कंप्लीट करे तो इतनी स्किल्स उसको आती हो कि वो अपना लिवलीहुड चला सके, अपना घर बार चला सके। तो इसके लिए बच्चे को एजुकेशन भी दी जाती थी। उसमें कैटल फार्मिंग हो गया, आपका एग्रीकल्चर हो गया। तो ये बहुत सारी जो भी आपकी होती हैं, मतलब लिवलीहुड वाली जितनी भी स्किल्स होती हैं वो सब बच्चों को दी जाती थी। 7 पॉइंट आता है आपका एक्वेंटेंस एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ सोशल एंड नेशनल ड्यूटी। देखो 3 हमारे ऋण होते हैं जो गुरु कहते हैं बच्चे से कि 3 तरीके के ऋण होते हैं। अगर आपने अपने जीवन में ये 3 ऋण चुका लिए ना, तो इसका मतलब हो गया कि आपने मतलब अपना जो जीवन में जो भी आपका अटेनमेंट था वो आपने कर लिया। पितृ ऋण होता है, एक गुरु का ऋण होता है और एक देव का ऋण होता है, ठीक है ना। तो ये 3 ऋण अगर आपने अपने चुका दिए अच्छे से, तो आप ये समझें कि आपने अपनी सोशल ड्यूटीज़ और जो नेशनल ड्यूटीज़ हैं, ये तीनों ड्यूटीज़ आपने अपनी कंप्लीट कर दी। तो ये हमारे एम्स थे उस टाइम पे एजुकेशन के, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं करिकुलम कैसे था।
प्राइमरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन, 2 टाइप का स्ट्रक्चर था हमारा। तो प्राइमरी एजुकेशन में करिकुलम क्या था, क्या पढ़ाया जाता था उसमें, लैंग्वेज की ट्रेनिंग दी जाती थी, ग्रामर पढ़ाई जाती थी, सिंपल कैलकुलेशंस पढ़ाई जाती थी, कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज़ भी होती थी, मोरल स्टोरीज भी वहाँ पे पढ़ाई जाती थी। थोड़ा एंड में आके लेटर वैदिक पीरियड के एंड में आके इसको ऐड कर दिया गया था। फिर करिकुलम आता है हायर एजुकेशन का, तो ये इसको 2 पार्ट में डिवाइड करा गया था, जेनेरिक एंड स्पेसिफिक। जेनेरिक में क्या होता है, जो एजुकेशन दी जाती थी इसमें संस्कृत लैंग्वेज की, उसकी ग्रामर की, रिलीजन के बारे में बताया जाता था, एथिक्स, ये सब कंपलसरी थी, ठीक है ना। बच्चों को फिजिकल एक्सरसाइज भी रेगुलरली करवाई जाती थी, ठीक है, जिसमें बच्चे जो है गुरुकुल्स को वेल मेंटेन करके रखते थे, अरेंज करके रखते थे, टीचर्स को फुल्ली वो समर्पित थे, सर्व करते थे, चाहे उनका जैसे पहले के टाइम पे टीचर यज्ञ वगैरह करते थे तो जैसे पूरा उनका सब कुछ मतलब सब कुछ अरेंज कर रखना पहले से ही, या उनके नहाने का टाइम हो रहा है तो वो सारा अरेंजमेंट करके रखना, रात को आ रहे हैं तो पैर दबाना, तो वो टोटली जैसे गुरु का हम लोग उस टाइम पे करते थे, तो सर्व करते थे टीचर्स को, मतलब उनका ओबे करते थे हम, तो वो सब काम बच्चे उस टाइम पे करते थे। सुबह जल्दी उठ जाना, सारा गुरुकुल की साफ सफाई करना, तो ये सब बच्चे करते थे उस टाइम पे। तो उनको फिजिकल एक्सरसाइज में भी रेगुलरली इन्वॉल्व किया जाता था। स्पेसिफिक का मतलब होता है कि जो एजुकेशन वे कुछ स्क्रिप्चर्स होते थे, जैसे कि हमारे वैदिक लिटरेचर हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, मेडिकल साइंस हो गया, मिलिट्री हो गया, एग्रीकल्चर, कैटल रियरिंग, क्राफ्ट स्किल्स, पॉलिटिक्स, इन सब चीज़ों के बारे में ना बच्चों को पढ़ाया जाता था। जो हमारे स्क्रिप्चर्स है, जैसे उपनिषद, हमारे वेदास हैं हमारे, तो इन सब के बारे में बच्चों को पढ़ाया जाता था, जिससे कि उनको हमारे इंडियन कल्चर का भी ज्ञान हो। मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या है, इमिटेशन, रिपीटेशन एंड रोड मेथड। उस टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस तो थी नहीं कि प्रिंटिंग प्रेस आई है या फिर राइटिंग वाला, ये सब तो कुछ ऐसा था नहीं। तो उस टाइम पे तो गुरु बोलते थे, बच्चे वापस उसको बोलते थे, तो ये बोल बोल के ही जो रोड मेथड होता है, बोल बोल के इमिटेशन, बार बार बोल बोल के बच्चे जो है उस टाइम पे चीज़ों को याद करते थे, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट आता है आपका एक्सप्लेनेशन एंड इलस्ट्रेशन मेथड। तो इसमें क्या होता था कि जैसे आपके कोई मंत्राज हैं तो एक गुरु जो होते थे उसको एक्सप्लेन करते थे, उसको अच्छे से इलस्ट्रेट करते थे, जिससे कि और उन मंत्राज को थोड़े रियल एग्जांपल से भी वो लोग जो है उसको अटैच करते थे, कनेक्ट करते थे, जिससे कि बच्चा अच्छे से उसको समझ पाए। क्योंकि पहले टाइम पे क्योंकि हमें अपने कल्चर के बारे में बच्चों को पढ़ाना होता है, तो ज़्यादातर बच्चों को जो है वेदों का भी ज्ञान दिया जाता था, तो उसमें सिर्फ मंत्राज ही होते हैं जो सब बच्चों को पढ़ने होते थे। थर्ड पॉइंट आता है आपका स्टेटमेंट, डिमॉन्स्ट्रेशन एंड प्रैक्टिस मेथड। इसमें क्या होता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि बच्चों को थोड़ी लिवलीहुड आर्ट्स एंड स्किल्स टेक्निक्स भी सिखाई जाती है, जिससे कि वो अपने लिवलीहुड चला सके। जैसे कि आपको क्षत्रिय किस में होते हैं, अच्छे वॉरियर्स होते थे, तो उनको उसके बारे में बताया जाता था। शूद्राज होते थे या फिर आपके वैश्यज होते थे, इनको बिजनेस क्लास के बारे में ट्रेनिंग दी जाती थी, क्योंकि है ना। ब्राह्मण्स हो गए, उनको प्रिस्ट के बारे में नॉलेज दी जाती थी, क्योंकि ब्राह्मण तो आगे जो पंडित ही बनेंगे, तो ब्राह्मण्स को प्रिस्ट की, तो सबके हर कैटेगरी के हिसाब से ना अलग अलग उनकी ट्रेनिंग थी, उनके अकॉर्डिंग ही, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता था कि भाई लिवलीहुड स्किल्स आपको बताया जाए, जैसे कि कैटल रियरिंग हो गया, फार्मिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, तो ये सब चीज़ें भी ये तो प्रैक्टिस के थ्रू ही उनको सिखाई जाती थी, डिमॉन्स्ट्रेशन शो करके, ठीक है ना। प्रैक्टिस मेथड के थ्रू ही ये सब चीज़ें सिखाई जाती थी, चाहे आपका एग्रीकल्चर हो गया, क्राफ्ट, मिलिट्री साइंस हो गया, मेडिकल साइंस हो गया, तो ये कुछ फील्ड्स ऐसे थे जो आपको करके ही समझाए जा सकते थे, तो वो लोग प्रैक्टिस मेथड के थ्रू, डिमॉन्स्ट्रेशन के थ्रू बच्चों को समझाते थे। क्वेश्चन आंसर, डिस्कशन एंड डिबेट मेथड भी होता था कि गुरु शिष्य जो होते थे उस टाइम पे गुरुओं से जो उनको पूछना होता था पूछ सकते थे। हालांकि उस टाइम पे ये मेथड इतना नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था कि जो हमारे पास टेक्स्ट है, जो हमारे पास उस टाइम पर डॉक्यूमेंट्रीज थी ना, जो गुरु ने कह दिया बच्चे उसको सही मान लेते थे, सत्य मान लेते कि जो है ये सत्य है, और इसी वजह से ना उनके मन में कोई सवाल भी उत्पन्न नहीं होता था कि भाई ऐसा क्यों है। वो चीज़ उस टाइम पे इतनी नहीं थी। हालांकि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो गुरु से पूछ रहा था, वो अलग बात है, लेकिन कुछ न्यू आइडियाज़ उस टाइम पे नहीं होते थे, क्योंकि हम लोग जो डॉक्यूमेंट्रीज उस टाइम पे होती थी उसको ही सत्य मानते थे और इसी के बेस पे मान लेते कि ये सत्य है। तो कभी माइंड में ये बात नहीं आती थी कि हाँ ये गलत क्यों है, आखिर ऐसा क्यों है, वो चीज़ बच्चों के दिमाग में उस टाइम पे भी नहीं थी, ठीक है। श्रवण, मनन एंड निध्यासन, मतलब लिसनिंग, लर्निंग एंड प्रैक्टिस मेथड। यही करते थे बच्चे, सुनते थे गुरु का, ध्यान से लर्न करते थे और बार बार अभ्यास करते थे, प्रैक्टिस करते थे बोल बोल के बार बार, जिससे कि उनको मंत्राज याद हो जाए,
तो वही इस टाइम पे बेसिकली, इस टाइम पे जो था ना, कुछ ऐसा राइटिंग का, प्रिंटिंग प्रेस का ऐसा तो कुछ भी था नहीं। तो इस टाइम पे तो बच्चे जो होते थे वो रोट मेथड के थ्रू ही पढ़ते थे, ठीक है। लॉजिक मेथड भी होता था, कोच फील्ड ऐसे होते थे जिसमें लॉजिक भी लगता था आपका, स्टोरी टेलिंग के थ्रू भी, जैसे कि हमारे कुछ लिटरेचर्स भी है, महाभारत है, रामायण है, तो इस टाइप से ही कुछ गुरु ने अलग से ही अपनी कोई जो है कल्चर से रिलेटेड कोई स्टोरी समझा दी, उसके थ्रू उन्होंने कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, क्योंकि एथिक्स वगैरह बच्चों को समझाए जाते थे, बताए जाते थे, जिससे कि उनका करेक्टर डेवलपमेंट हो, मोरल वैल्यूज़ उनके अंदर आए, तो ये सब स्टोरी टेलिंग के थ्रू आती थी, ठीक है ना। और लॉजिक मेथड में आपका आ जाता था कि एग्जाम्पल्स के थ्रू या फिर पर्पस के थ्रू, क्या पर्पस है आपका जीवन का, मोक्ष को प्राप्त करना, तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं एक लॉजिक से जुड़ी हुई थी कि भाई क्यों आपको ज़रूरत है मोक्ष प्राप्त करने की। तो ये सब चीज़ें ना कुछ लॉजिक मेथड के थ्रू उन बच्चों को समझाई जाती थी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे टीचर्स की क्या ड्यूटीज़ थी स्टूडेंट्स के ऊपर। तो टीचर्स क्या करते थे, भाई बच्चे गुरुकुल में एडमिशन लेते थे तो टीचर्स का काम होता था बच्चे की लॉजिंग, उसका फूड, क्लोथिंग वगैरह ये सब अरेंजमेंट करके रखना, ठीक है ना। उसका रहना, उसका खाना, उसका पीना, तबीयत ख़राब हो गई तो उसका मेडिसिन प्रोवाइड करना टाइम पे, ये सब टीचर का काम होता था, ठीक है। टीचर्स को बच्चे की हेल्थ भी देखनी पड़ती थी, जो उनको बच्चों को एक अच्छा गुड कंडक्ट मतलब अच्छा बिहेवियर, उनका उसको बिहेवियर अच्छा डेवलप करना होता था, करेक्टर उनका बच्चों का डेवलप करना होता था। तो ये जिम्मेदारी टीचर्स की होती थी, बच्चों को इंस्ट्रक्ट करना कि वो गृहस्थ आश्रम में अब एंटर करेंगे, उसके बारे में भी टीचर्स जो होते थे स्टूडेंट को इंस्ट्रक्ट करते थे। मतलब कैसे कि देखो, सबसे पहले प्राइमरी एजुकेशन में आपका विद्यारंभ संस्कार हुआ, प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट है, हायर एजुकेशन में आपका उपन्यास संस्कार हुआ, फिर उपन्यास संस्कार होने के बाद आपके हायर एजुकेशन कंप्लीट हो गई, फिर आपकी कॉन्वोकेशन सेरेमनी होती है जिसका हम बोलते हैं समावर्तन संस्कार, वो हुआ। अब कॉन्वोकेशन हो गई, आपने डिग्री ले ली, अब आप हायर एजुकेशन से, पढ़ाई से कंप्लीट हो गए आपका सब, तो उसके बाद आप जाते हो गृहस्थ आश्रम में, जिसमें आपका विवाह हो जाता है। गृहस्थ आश्रम में जाते हो, गृहस्थ आश्रम में, तो उसमें भी टीचर जो होते हैं ना वो बताते हैं कि अब आप गृहस्थ आश्रम में जा रहे हो, तो उससे भी रिलेटेड जो भी उनको गाइडलाइंस देनी होती हैं, जो भी उनको बच्चों को समझाना होता है कि आप अपनी पढ़ाई को फिर भी ना छोड़ें, सेल्फ स्टडी करते रहें, कुछ ना कुछ गेन करते रहें, जो भी आपका ज्ञान है, नॉलेज जहाँ से जो मिल रहा है, जो आपके जीवन में ज़रूरी है उसको आप अपने जीवन में उतारें। गृहस्थ आश्रम के बाद भी बहुत से लोग ऐसे होते थे जो तुम्हारे जो है वनस्पति आश्रम में चले जाते थे, मतलब कि परिवार सब मोह माया से दूर होके, और वो जो है ना जंगलों में जाके रहने लग जाते थे। वनस्पति मतलब जंगल, पेड़, तो वो लोग क्या करते थे ना, वो आपके वनप्रस्थ आश्रम में जो है वो लोग एंटर कर जाते थे। कुछ लोग होते थे गृहस्थ आश्रम के बाद, कुछ लोग तो आपके वनस्पति आश्रम में चले गए, और कुछ लोग होते थे संन्यास आश्रम में चले जाते थे। वो फिर जो है सभी मोहमाया से दूर हो जाते थे, वो फिर संन्यास आश्रम में उसे मेडिटेशन करते थे, ध्यान लगाते थे, मनन करते थे, और एंड में मोक्ष प्राप्ति के लिए वो प्रयास करते थे संन्यास आश्रम के थ्रू, ठीक है ना। तो गृहस्थ आश्रम के बाद दो ऑप्शंस होते हैं कि वो चाहे तो वनस्पति आश्रम में जा सकता है या फिर वो संन्यास आश्रम में जा सकता है। तो जब गृहस्थ आश्रम में बच्चा एंटर करता है ना, तो उस टाइम पे जो शिष्य गुरु होते थे वो बच्चों को इंस्ट्रक्ट करते थे कि गृहस्थ आश्रम में जाके आपको किस तरीके से रहना है, ठीक है ना। वही सबकी नीड्स को पूरा करना, सबकी डिमांड्सों को पूरा करना है, ये सब वो उनको एक्सप्लेन करते थे। फिर क्या होता था कि जो गुरु होते थे उनको शिष्य की जो प्रॉब्लम्स होती थी उनको कंटिन्यू वो सॉल्व करना उनका होता था। मतलब ऐसा नहीं है कि एजुकेशन पढ़ा रहे हैं जब तक ही उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना होता था। कभी जीवन में कभी भी अगर शिष्य को लगता है कि मेरे को ये प्रॉब्लम है और मुझे अपने गुरु के पास जाना चाहिए, तो गुरु जो है लाइफ टाइम उस बच्चे पे समर्पित थे कि हाँ आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन हम आप तब भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। बच्चों को इंस्पायर कर सकते थे एक्टिविटीज़ के टुवार्ड्स की एक्टिविटीज़ पर जिससे बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, उनके अंदर उनकी टेक्निकल स्किल्स बिल्डअप हो, तो बच्चों को इंस्पायर करते थे इसलिए वे। और जितनी भी अनडिज़ायरेबल एक्टिविटीज़ होती थी ना, उनसे वो बच्चों को दूर रखने की कोशिश करते थे कि बच्चा किसी ऐसी एक्टिविटीज़ में ना इन्वॉल्व हो जिससे उसका जो माइंड है वो थोड़ा डिप्राइव्ड हो जाए या फिर किसी चीज़ से मतलब भटक रहा है उसका माइंड, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट देखते थे वे लोग
बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करते थे कंपलसरी, लैंग्वेज में, रिलीजन में, एथिक्स में। ये 3 मेन चीज़ होती थी उनकी कि उनको जो है लैंग्वेज बच्चों को सिखानी होती थी, रिलीजन धर्म के बारे में बताना होता, इंडियन कल्चर के बारे में बताना होता था, और उसको एथिक्स, उसके अंदर मोरल वैल्यूज़ लानी। ये 2 चीज़ ऐसी होती थी जो उनको ध्यान रखनी होती थी। अब स्टूडेंट्स की भी कुछ ड्यूटीज़ थी टीचर्स के प्रति कि भाई क्लीननेस ऑफ गुरुकुल वो देखते थे, का सारा कंप्लीट अरेंजमेंट बच्चों को करना होता था। गुरुगृह जो होता था, जहाँ गुरु रहते हैं, गुरुगृह उसको साफ़ रखना होता था। और जब टीचर वर्शिप करते, क्योंकि सुबह उठ के जहाँ तक ऐसा होता है कि ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठ के ये लोग नहा धो के अपना जो है ना एक पूजा वगैरह कुछ होती थी, वर्शिप होते, यज्ञ वगैरह होते थे, तो उसका भी सारा अरेंजमेंट बच्चों को ही करना होता था। ठीक है ना, उनको फूड भी अरेंज करना होता था। जो गुरुकुल के अदर रेसिडेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, भिक्षा के थ्रू उनको बच्चों को फूड भी अरेंज करना होता था, जितना भी वो कर सके। भाई एक बच्चा तो है नहीं, कई बच्चे होते थे, गुरु भी करते थे अरेंज। तो जो बिफोर गोइंग टू बेड गुरु के फीटों की मसाज करना बच्चे का काम होता था, और टीचर की आज्ञा का पालन करना, वो भी विद डिवोशन के साथ, फुल्ली समर्पित होकर टीचर की आज्ञा का पालन भी करना होता था। गुरु को भी पिता के समान ही वे लोग मानते थे। ठीक है ना। एक बात और कि वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन में हम टीचर को गुरु बोलते थे और स्टूडेंट को शिष्य बोला जाता था। ठीक है। अब वैदिक एजुकेशन की कुछ मेरिट्स आ जाती हैं। भाई क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं इसमें, तो सबसे बड़ी बात भाई फ्री एजुकेशन थी। ठीक है ना। दूसरी बात ये कि करिकुलम भी बहुत वाइड था। भाई बहुत सारी चीज़ें बच्चों को पढ़ाई जाती थी। तुम्हारी अल्फ़ाबेट्स हो गए, मिलिट्री भी सिखाई जाती थी, मेडिकल साइंस हो गया, कैटल रेयरिंग, फार्मिंग, एग्रीकल्चर, सब कुछ जो बेसिक एक्टिविटीज़ या स्किल्स होती हैं बच्चों को जो सिखाई जानी चाहिए, चाहे वो लिवलीहुड अपना अच्छे से अर्न कर पाए गृहस्थ आश्रम में जाके, चाहे अगर वो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में बच्चे का कराया जाता था। तो करिकुलम बहुत वाइड था उस टाइम पे। डेवलपमेंट होता था, बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग, अच्छे मेथड से टीचिंग के। भाई लॉजिक मेथड भी था, अगर बच्चे को लॉजिक के थ्रू समझाना है कि भाई आपका जीवन जीने का पर्पस क्या है, क्या मकसद है आपका, तो या फिर डिमोन्स्ट्रेशन मेथड्स भी था आपका। कोई चीज़ जो आपको कैटल फार्मिंग, एग्रीकल्चर वगैरह, ये सब डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू बच्चों को सिखाई जाती थी। जो मंत्र होते थे उनको बोल बोल के इमिटेशन रोट मेथड के थ्रू बताया जाता था। तो सब चीज़ें अच्छी चल रही थी। डिसिप्लिन्ड लाइफ थी टीचर्स के, पीपल के, सबके अपने अपने नियम थे अपना जीवन जीने के, गुरुकुल में रहने के। ठीक है ना। एक बहुत अच्छे रिलेशनशिप थे टीचर एंड गुरु शिष्यों के बीच में, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था कि भाई जो बच्चे होते थे गुरु को पिता के समान ही मानते थे, तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं था कि भाई गुरुजी ने ऐसा क्यों कह दिया। तो वो उनकी आज्ञा का पालन बहुत मन से और आदर भाव से करते थे उस टाइम पे। रिलेशन में आज के टाइम पे तो बच्चे और टीचर का रिलेशन पता ही आपको, बच्चा टीचर 1 नंबर कम दे दे तो सर आपने कम क्यों दे दिया, लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था। स्पेशलाइजेशन था, कुछ स्पेशल फील्ड्स भी थे जिसमें बच्चों को सिखाया जाता था, नॉलेज दी जाती थी। स्पेशल फील्ड्स जैसे कि स्पेशलाइजेशन कैसा होता था कि जैसे आप मान लीजिए मिलिट्री हो गई, वो लिवलीहुड में आपका आ गया, तो इन सब के बारे में स्पेशलाइजेशन भी उसमें था, आपका इंक्लूडेड था। 1 मिनट। ठीक है। वाइडर ऑब्जेक्टिव्स थे एजुकेशन के। ठीक है ना। बहुत सारे एम थे एजुकेशन के, बच्चे का कैरेक्टर डेवलपमेंट हो, उसका मोरल डेवलपमेंट हो, ये सब। वाइडर मीनिंग भी था एजुकेशन का, आपको बताया मैंने, तो मीनिंग भी, तो सब ये सब मेरिट्स थी। ठीक है। अब आते हैं हम डीमेरिट्स पे बेसिक एजुकेशन की। तो डीमेरिट्स क्या होती है कि भाई एजुकेशन स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, है या नहीं। तो और उस चक्कर क्या है ना, उस टाइम पे इसी वजह से, क्योंकि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी उस टाइम पे एजुकेशन, तो मास एजुकेशन डेवलप नहीं हो पा रही थी। ठीक है ना। और वुमेन एजुकेशन भी उस टाइम पे नहीं थी, क्योंकि भाई गुरुकुल्स में जाके एजुकेशन होती थी। ठीक है ना। तो मास एजुकेशन नहीं थी, कुछ ही बच्चे वहाँ पे जाते थे, क्योंकि लेटर वैदिक पीरियड में तो सिर्फ ब्राह्मण्स को ही हक था। वुमेन एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं थी उस टाइम पे, बिल्कुल भी नहीं थी। वुमेन एजुकेशन थी, ऐसी बात नहीं कि वैदिक एजुकेशन में वुमेन को पूरा हक था एजुकेशन लेने का, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में आके ना सिर्फ उनके कास्ट के अकॉर्डिंग ही वुमेंस को एजुकेशन दी जाने लग गई थी। हालांकि उस टाइम पे पहले की लेडीज़ इतनी बाहर निकलती नहीं थी, तो वुमेन एजुकेशन थी। ऐसा नहीं था कि कोई राइट नहीं था वुमेंस को एजुकेशन लेने का, राइट था, पूरा हक था। लेकिन उस टाइम पे पहले देख तो लेडीज़ खुद ही बहुत कम आती थी वो एजुकेशन लेने के लिए, और फिर दूसरी बात कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं था वहाँ पे वुमेन का, ज़्यादातर जेंट्स ही जाते थे। ठीक है। बच्चे मतलब जो मेल बच्चे हैं वही जाते थे। लेटर वैदिक पीरियड में एजुकेशन जो होती थी वुमेन की, वो उनके कास्ट के अकॉर्डिंग, वारनास के अकॉर्डिंग उनको कर दी गई थी।
ठीक है। जो वुमन होती थी शुद्ध क्लास की, वो तो बिल्कुल ही, उन्हें तो बिल्कुल भी राइट नहीं था कि एजुकेशन लेने का, कोई सेपरेट गुरुकुल नहीं था उनके लिए, ठीक है ना। जो गर्ल्स होती थी कॉमन फैमिलीज़ की, वो तो एजुकेशन ले ही नहीं पाती थी इस चक्कर में, भाई एक तो थोड़ा दूर हो जाते थे गुरुकुल, क्योंकि तो जंगलों में जाके गुरुकुल्स होते थे तुम्हारे, ठीक है ना। और तो इसी वजह से ना जो कॉमन फैमिली से गर्ल्स होती थी वो एजुकेशन नहीं ले पाती थी, गर्ल्स बाहर नहीं आ पाती थी एजुकेशन लेने के लिए। उस टाइम पर राइट भले ही था, लेकिन ये इतना चलन में नहीं था उस टाइम पर, क्योंकि लड़कियाँ खुद ही नहीं आती थी कॉमन फैमिलीज़ की जो एजुकेशन लेने के लिए, क्योंकि एक तो सेपरेट गुरुकुल्स नहीं थे, बहुत सारे नियम कानून भी थे जो शायद पूरे नहीं हो पाते थे गर्ल्स के द्वारा। तो जो सिर्फ एफिलिएंट सेक्शंस होते थे उन्हीं की ही घर की बेटियां जो होती थी वो एजुकेशन ले पाती थी वैदिक पीरियड में, जैसे राजा महाराजा हो गए या कोई अमीर वर्ग हो गया, इन सब के, ठीक है ना। अनसर्टेन सोर्सेज ऑफ इनकम था, क्योंकि भाई इनकम का कोई एक फिक्स सोर्स तो था नहीं, भाई जिसने दान दे दिया, डोनेशन दे दिया, जिसने गुरु दक्षिणा दे दी, उसी के बिहाफ पे ये लोग अपना ऑर्गेनाइज करते थे अपना एजुकेशन को। यूनिफॉर्मिटी भी नहीं थी करिकुलम में, भाई 5 साल का बच्चा अल्फ़ाबेट सीख रहा है, ठीक है ना। आज के टाइम पे हम 2.5 से 3 साल के बच्चे को हम अल्फ़ाबेट सिखाना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो एक एज होती है, एडोलसेंट एज होती है या फिर चाइल्डहुड एज होती है, तो उस एज के अकॉर्डिंग ना जो बच्चों को सिखाया जाता था ना, वो चीज़ मतलब कह रहे हो ना, साइकोलॉजिकली वो चीज़ करेक्ट नहीं थी। करिकुलम में यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, किसी किसी गुरुकुल में करिकुलम अच्छे से फॉलो हो रहा था, किसी गुरुकुल में करिकुलम फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है ना। सब गुरुकुल्स में एक जैसा करिकुलम होने के बावजूद भी वो सही से फॉलो नहीं होता था। साइकोलॉजिकली भी जो करिकुलम था वो ठीक नहीं था अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट की जो एज होती थी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा ध्यान क्रेमिंग पे ही, मतलब रटने पे या फिर इमिटेशन, बोल बोल के ही याद करने पे ही उस टाइम पे पूरा जोर था, कि बोल बोल के ही वे लोग याद करते थे, और कोई ज़रिया ही नहीं था एजुकेशन को याद करने का, कोई रिटन फॉर्म में ऐसा कुछ था ही नहीं उस टाइम पे। डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा हार्ड था, सुबह जल्दी उठना, नहाना धोना, सब अरेंजमेंट करना, रात को भी सोने से पहले पैर दबाना, ये सब करना, तो बहुत ज़्यादा मतलब डिसिप्लिन बहुत स्ट्रिक्ट था उस टाइम पे। फ्रीडम ऑफ थॉट, भाई बच्चों जो है उनके पास फ्रीडम नहीं थी अपने विचारों को प्रस्तुत करने की। ऐसा नहीं है कि कुछ के मन में बात आती भी होगी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, ऐसा होता था कि पहले टाइम पे बच्चे गुरु को अपने पिता मानते थे, पिता के समान मानते थे, तो उस टाइम पे जैसा गुरु ने कह दिया वो ठीक है, ऐसा नहीं होता। उनके दिमाग में ये बातें नहीं आती थी कि ऐसा क्यों है, ये सब चीज़ें ऐसे क्यों हो रही है, वो एनलाइटमेंट बच्चों के माइंड में नहीं था उस टाइम पे। तो फ्रीडम ऑफ थॉट बिल्कुल एक तरीके से थी नहीं उस टाइम पे। किसी के मन में आती भी तो यही सही होगा, तो ये सब बात आ जाती है। एक्सेसिव इंपॉर्टेंस, सबसे ज़्यादा जोर उस टाइम पे भी रिलीजन को ही दिया जाता था, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को रिलीजन के बारे में ही पढ़ाया जाता था, चाहे मिलिट्री साइंस होगी, चाहे एस्ट्रोलॉजी होगी, ये सब बच्चों को जो है ना वैदिक के थ्रू ही, वेदास के थ्रू ही बच्चों को बताया जाता था, क्योंकि हमारे वेदास में भी एस्ट्रोलॉजी का मेंशन है, मेडिकल साइंस, आयुर्वेदा हो गया है ना, तो ये सब मेंशन है हमारे वेदास में, तो उसी के ही ज़रिए बच्चों को पढ़ाया जाता था। तो बेसिक फोकस हमारे रिलीजन पे ही होता था। वर्ल्डली लाइफ से तो कोई कनेक्ट ही नहीं था कि आपको देश के लिए कुछ करना है, बस आपको तो यह है कि पढ़ लिख के अपना गृहस्थाश्रम संभालो, उसके बाद आप अपना मोक्ष को प्राप्त हो, तो यही आपका अल्टीमेट एम था। तो वर्ल्डली लाइफ तो से तो कोई मतलब ही नहीं था कि आपको दूसरे के लिए कुछ करना, आपको तो बस अपने लिए ही कुछ करना था बस। नॉन साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि करिकुलम जो था ना वो बहुत ही ज़्यादा नॉन साइकोलॉजिकल था, बच्चे की एज के हिसाब से नहीं था उस टाइम पे जो करिकुलम होता था आपका, ठीक है। ठीक है, तो वैदिक एजुकेशन यहाँ पे आपकी कंप्लीट होती है। और अब कल को मैं आपको जो है बुद्धिस्ट के बारे में पढ़ाऊँगी, कल को हम बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, चीज़ें समझ में आई होंगी। ये मैंने सारे नोट्स जो हैं ये आपकी जो ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये आपकी एक बुक है, ये वाली आप शायद आप लोग क्लियर देख पा रहे हैं, इसी बुक से ही मैंने ये नोट्स बनाए हैं आपके, ठीक है ना। ये आपकी इन्हीं बुक से मैंने आपके ये सारे नोट्स बनाए हैं, आर लाल पब्लिकेशंस जो हैं इससे। तो आई होप आपको समझ में आएगा। गुड लक, आप अपनी वैसी प्रिपरेशन करते रहें। टेक केयर, बाय बाय।